हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी के 14वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हैं जिन्हें समझना जरूरी है। आज हम इसमें बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसे हमें ऐड करना जरूरी है और इसको समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग क्यों माना जाता है, ताकि पार्लियामेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ रेगुलेशंस बने रहें। तो ये बिना देरी के स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सुप्रीम कोर्ट की इनिशियल पोजीशन ये थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कि कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अनअमेंडेबल नहीं है। पार्लियामेंट जब भी चाहे 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को बदल सकती है। उसमें इंक्लूडेड है फंडामेंटल राइट्स भी, मतलब इनको भी बदला जा सकता है। शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ 1951 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 368 जो है बेटा, वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को सब कुछ बदलने के लिए जो भी है। इसमें मतलब 368 ये कहती है कि आप फंडामेंटल राइट को भी बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। तो क्वेश्चन ये था कि क्या फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन जब से फोर्स में आई थी उसके बाद से ये चीजें की जा सकती, अमेंडमेंट किया जा सकता है, भले वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्यों ना। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंडमेंट करने के बाद 1951 में पार्लियामेंट ने भी एक्सेप्ट कर ली थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर ली थी। इसके बाद शंकरी प्रसाद केस जब हुआ, पहला अमेंडमेंट हुआ जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया गया। 1951 में जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया वैसे इसको चैलेंज कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, उस पावर को यूज कर 368 को यूज कर इसने कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट में कोई भी बदलाव किया है तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसके लिए आप कोई भी चीज ऐसी नहीं कर सकते। फिर इन्होंने कहा जो वर्ल्ड लॉ आर्टिकल 13 में एडेड है, जो वर्ल्ड लॉ आर्टिकल 13 में एडेड है, ये लॉस के लिए है, प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ होते हैं, इस पर आर्टिकल 13 नहीं लगता। जब आर्टिकल 13 नहीं लगता 32 नहीं लगेगा। तो पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी एब्रिज कर सकती है, ले सकती है, मतलब चेंज कर सकती है, छीन सकती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और उसमें आर्टिकल 13 उसे वॉइड नहीं कर सकता। इसके बाद 1967 में बेटा गोलकनाथ केस हो गया। जब 1967 आया तो गोलकनाथ केस हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपना ही डिसीजन रिवर्स करना पड़ा। 11 जजेस की बेंच बैठी थी इसमें। इन्होंने एक हिस्टोरिकल डिसीजन दिया। इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट अगर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं तो बहुत सोच के दिए हों, बहुत अच्छे से सोचा होगा तभी ये किया होगा। तो इसके बाद ये हुआ क्यों था, 17th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें सर्टेन स्टेट एक्ट्स 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था। इसके बाद इसको चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। तो इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास पोजीशन कुछ भी हो, बट फंडामेंटल राइट ट्रांसीडेंटल एंड इम्यूटेबल है और इनको कोई भी नहीं बदल सकता, ना इन्हें कोई ले सकता है। तो पार्लियामेंट के पास अधिकार नहीं है कि इन राइट्स को ये कभी भी आपसे छीन पाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी जो चीज है वो भी आर्टिकल 13 के अंदर आती है। तो अगर इसका वायलेशन होगा, फंडामेंटल राइट इसमें होंगे, तो उसके ऊपर रिट लगाई जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है और जुडिशियल रिव्यू की तरह हम इसको टैकल करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, अब चीजें थोड़ी अपोजिट हो गई। तो पार्लियामेंट ने इस पे रिएक्ट किया। अभी तक क्या था, अभी तक पार्लियामेंट के पास अधिकार थे कि भाई 368 को यूज करके वो किसी भी चीज को बदल सकते हैं। अब यहाँ पर 368 फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकता, तो यहाँ पर इस केस के बाद पार्लियामेंट ने 24वां अमेंडमेंट किया, 24th अमेंडमेंट 1971 किया। इसमें 13 और 368 दोनों बदल दिए गए। इन्होंने ये कह दिया पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को भी ले सकता है, क्योंकि वो लॉज के अंदर नहीं आते। तो आर्टिकल 13 इस पे वैलिड नहीं होगा, वो जब चाहे तब फंडामेंटल राइट और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है। आर्टिकल 13 में भी उन्होंने क्लॉज ऐड कर दी। भाई चीजें सही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद केशवानंद भारती साहब ने फिर से एक केस किया। इन्होंने कहा साहब ये जो चीजें इन्होंने की हैं क्या ये सही हैं। तो ये जो गोलकनाथ केस है बेटा 1967 का, इसको जजमेंट के साथ इन्होंने देखा। इन्होंने कहा आपने 24th अमेंडमेंट जो किया है 1971 में, इसको हम वैलिड मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पूरी पावर है कि आप एब्रिज कर सकते हो कोई भी फंडामेंटल राइट जब चाहो तब।
बट इन्होंने कहा ठीक है आप कुछ भी करिए, बट अब जो भी आप अमेंडमेंट करेंगे उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के थ्रू चेक करेंगे। इन्होंने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं बदल सकते, बाकी आप कुछ भी करिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इन्होंने फॉलो कराया और इन्होंने कहा अगर बेसिक स्ट्रक्चर 368 के थ्रू अल्टर होता है तो पार्लियामेंट उस चीज को नहीं कर सकती, भले वो फंडामेंटल राइट हो या कुछ और हो। अभी तक क्या था, अभी तक आर्टिकल 13 काम करता था, अभी भी आर्टिकल 13 काम करेगा, बट अब करेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जुडिशियल रिव्यू का अधिकार आ जाएगा किसी भी फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट पे या किसी भी डीपीएसपी के अमेंडमेंट पे या कोई भी मेजर अमेंडमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है पार्लियामेंट का, तो वे डिसाइड कर सकती है कि जेन्युइनली ये सही है कि नहीं। अगर ये जेन्युइनली सही है तो ठीक, अगर ये जेन्युइनली सही नहीं है तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकती है और इसको वॉइड और नलिफाई कर सकती है। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन उन्होंने डाली कि साहब आप कुछ भी बदलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जहां संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदलेगा वहां पर दिक्कत आएगी। इसके बाद पार्लियामेंट फिर से आया 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ला, इसमें 368 में ये ऐड कर दिया गया कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है, हम जितना चाहे उतनी बार, जितना चाहे उतनी बार, जितनी जगह चाहे उतनी जगह पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट कर सकते हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट को भी हम चेंज कर सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट भी इसमें चेंज होंगे, ये भी इन्होंने कहा। तो अब जाहिर सी बात है इसको जब बोला तो फिर दिक्कत होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया जिसको बोलते हैं मिनर्वा मिल केस। जब सुप्रीम कोर्ट के पास अगला केस गया जिसे मिनर्वा मिल केस बोलते हैं, जब ये गया तो यहाँ पर वो एकदम प्रोविजन इनवैलिड था कि जुडिशियल रिव्यू फिर से लगाया गया मिनर्वा मिल केस में कॉन्स्टिट्यूशन का, और कहा गया भाई जुडिशियल रिव्यू के बाद जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई तो इन्होंने कहा भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट है 368 का अमेंडमेंट, तो पार्लियामेंट ऐसा कोई भी चीज नहीं कर सकता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको लिमिटेड पावर 368 में क्यों दी थी, इसीलिए दी थी ना, कुछ सोच के दी थी, तो आप उसको एब्सोल्यूट पावर में कैसे बदल सकते हैं, ये आप कर नहीं सकते। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फीचर के डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट करें, तो इसलिए इन्होंने जितने भी इन्होंने चेंजेस किए थे उन सबको नलीफाई और इनवैलिड करके यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का यूज करके उसको खत्म कर दिया। फिर वामन राव केस 1981 आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम फ्यूचर में और नलीफाई क्लेरिफाई करेंगे। और उनसे पूछा गया कि सर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कब से लगेगी, तो उन्होंने कहा जब हमने डिसीजन दिया 24 अप्रैल 1973 से, 24 अप्रैल 1973 से पहले नहीं लगेगी, इसके बाद जितने केसेस हैं उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को हम रिव्यू में ला सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने पूछा भाई फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है, तो उसको आप नहीं बदल सकते, और क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है ये हमें बता दीजिए। तो इन्होंने कहा भाई डिसीजन हम केस बाय केस आपको देते जाएंगे, जो जो चीजें हर जजमेंट में आएंगी उनको आप यूज करते जाइए और बेसिक स्ट्रक्चर की आप एक डेफिनेशन बनाते जाइए। इन अ डे हम आपको नहीं बता सकते बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। इसके बाद अभी तक देखिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सॉवरेंटी हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, फेडरल नेचर हो गया, यूनिटी इंटीग्रिटी हो गई, वेलफेयर स्टेट हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, फ्रीडम एंड डिग्निटी हो गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, हार्मनी बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी, इलेक्शन, जुडिशरी, पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142, ठीक है, 142 इनको आप नहीं चेंज कर सकते। आर्टिकल 226 को और 227 को आप नहीं चेंज कर सकते। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें क्लियर हैं कि इतनी चीजों को आपने यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप मुझे इन सब अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हैं, आपके सामने सारे अकाउंट्स लिखे हुए हैं। ये मेरा पर्सनल इंस्टा का अकाउंट है, आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करने का आपके आप पूरा अधिकार है। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।